हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अब देखो, पार्ट वन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो पार्ट वन में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक डेफिनीशन हम लोगों ने पढ़ लिया था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, हमने वहाँ पर पढ़ा था कि कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं, ये भी पढ़ा था। हमने ये भी पढ़ लिया था कि वहाँ कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो पार्ट वन में हम लोगों ने इतनी बात पढ़ ली थी। अब हम जो हमारा पहला टॉपिक चल रहा था, याद रखो पहला टॉपिक हम लोग कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, और उस क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स का पहला पार्ट था कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो अब हम उसके आगे चलने वाले हैं, और उसके आगे जो है हम लोग दूसरा क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, वो है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का। ठीक है, तो देखो फाइनल गुड्स क्या होते हैं। क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। भाई फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं, भाई यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फाइनल गुड्स। तो यहाँ फाइनल गुड्स के बारे में लिखा गया है कि क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। तो ये बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कि ये फाइनल गुड्स हैं, अब इनमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता और ये डायरेक्टली कंज्यूम करने के लिए तैयार हो चुके हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने कोई 200 रुपये का कोई क्लॉथ ख़रीदा, ठीक है, और उसको बनवाने के लिए मान लो आप कोई शर्ट बनवाना चाहते हैं और आपने 200 रुपये का क्या किया, एक कपड़ा खरीद लिया। ठीक है भाई, कम से कम 200 रुपये जो थे वो आपने क्या किया, उसको उस शर्ट को बनवाने के लिए टेलर को दे दिए। तो टोटल क्या हुआ, आपके 400 रुपये लग गए और आपकी शर्ट क्या हो गई, तैयार हो गई। अब ये जो 400 रुपये में आपकी शर्ट तैयार हुई, तो शर्ट्स क्या अब आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो। तो यही जो 400 रुपीज़ हैं, यही आपके लिए क्या हो जाएगा, फाइनल गुड्स। मतलब फाइनल गुड्स तो आपके लिए क्या है, शर्ट, लेकिन शर्ट की जो कीमत है आप तो उसी को कैलकुलेट करोगे, तो वो कितनी है, 400 रुपीज़। और ये दोनों जो चीज़ें हैं ये आपके लिए क्या कहलाएंगी, इंटरमीडिएट गुड्स। ये दोनों आपके लिए क्या कहलाएंगी, इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएंगे। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर ये समझना है कि फाइनल गुड्स का मतलब क्या था, क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। मतलब अब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता, जो भी बनकर जितना भी खर्चा होना था हो गया, फाइनली ये तैयार हो चुकी है और अब हम इसको क्या है, यूज़ करने के लिए तैयार हैं। तो लिख भी रहा है, रेडी फॉर यूज़ बाय देयर फाइनल यूजर्स। फाइनल यूज़र्स के द्वारा क्या हो गई, ये बनकर तैयार हो गई। अब यहाँ पे लिख रहा है फाइनल यूज़र्स, मतलब कौन होते हैं फाइनल यूज़र्स हमारे। तो फाइनल यूज़र्स जो होते हैं वो दो होते हैं, एक होते हैं कंज्यूमर और एक होते हैं प्रोड्यूसर। कंज्यूमर के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, इनके द्वारा जो खरीदा जाता है उसे बोलते हैं फाइनल कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, और उस पर ये जो खर्चा करते हैं उसे बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पार्ट वन में हम लोग पढ़ चुके हैं और हमने उसका एग्जाम्पल में भी क्या लिया था, ब्रेड एंड बटर, याद करो। तो ब्रेड एंड बटर किसी कंज्यूमर ने लिया तो वो क्या अब डायरेक्टली क्या करने वाला, उसका यूज़ करने वाला, क्योंकि कंज्यूमर जो जितने भी कंज्यूमर्स होते हैं वो डायरेक्टली इसका यूज़ करते हैं, वो किसी भी चीज़ का इससे कोई प्रोडक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब फाइनल यूज़र्स में पहला आ गया कंज्यूमर्स, दूसरे होते हैं प्रोड्यूसर्स। तो भैया ये प्रोड्यूसर्स क्या काम करते हैं, तो प्रोड्यूसर्स को समझने से पहले याद करो पार्ट वन में हमने देखा था कि जो प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं उसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। क्या क्या पढ़ी थी, एक हमने पढ़ा था रॉ मटेरियल, ठीक है, और एक हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था फिक्स्ड असेट्स। याद आ रहा होगा आप लोगों को। तो ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, एक हमने पढ़ा था रॉ मटेरियल और दूसरा हमने पढ़ा था फिक्स असेट्स प्रोड्यूसर गुड्स में। ठीक है, अब ये जो रॉ मटेरियल है ये हमारे लिए होता है इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि अभी इसमें ये क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स क्यों है, क्योंकि रॉ मटेरियल जो होता है वो किसी दूसरी वस्तु का क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। ठीक है, लेकिन ये जो फिक्स एसेट्स होती हैं, ये फिक्स एसेट्स क्या थे, तो फाइनल गुड्स हैं। क्यों, क्योंकि ये बनकर तैयार हो चुके हैं, और अगर बनकर तैयार हो चुके हैं तो ये इससे क्या होता है कि ये
ये अब यूज़ नहीं होंगे, बस ये दूसरी वस्तु का प्रोडक्शन तो करेंगे, लेकिन इसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती। रॉ मटेरियल में मॉडिफिकेशन हो सकती है भाई, रॉ मटेरियल आ गया, जैसे मान लीजिए मैंने अभी आपको बताया था कि क्लॉथ लिया, उस क्लॉथ से आप क्या बना रहे हो, शर्ट बना रहे हो, ठीक है, तो इसमें मॉडिफिकेशन हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसमें मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता। अगर मैं टेक्निकली या इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बोलूं, यानी कि फिक्स्ड असेट्स जो हैं उन्होंने तो क्रॉस कर चुके हैं अपनी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को, लेकिन रॉ मटेरियल जो हैं वो अपनी बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं कर चुके हैं। तो जब भी प्रोड्यूसर्स की बात आएगी तो प्रोड्यूसर्स के द्वारा जो फाइनल गुड्स यूज़ किया जाता है उसे बोला जाता है फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, और इस पर जो खर्चा किया जाता है उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब याद करो, पार्ट 1 में हमने देखा था कैपिटल गुड्स के बारे में, ठीक है, अगर याद आ रहा होगा हमने देखा था कैपिटल गुड्स, और इस कैपिटल गुड्स में हम लोगों ने क्या देखा था कि उस पर जो खर्चा करते हैं उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, तो वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, फिक्स्ड असेट्स, ठीक है, आ रहा है यार। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब प्रोड्यूसर गुड्स की बात की जाएगी तो इस प्रोड्यूसर गुड्स में हम किसकी बात कर रहे हैं, फिक्स्ड असेट्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, फिक्स्ड असेट्स की, और उन पर जो खर्चा किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं, ट्रैक्टर एंड हार्वेस्टर्स। आपको पता है ट्रैक्टर और हार्वेस्टर्स किसी भी किसान के लिए उनकी एक फिक्स्ड असेट्स होती है जिसकी वजह से वो किसी अन्य गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन फिक्स्ड असेट्स में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं होता है। वो अपने बाउंड्री लाइन को क्या कर चुके होते हैं, प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके होते हैं। बात समझ में आ गया। तो फाइनल गुड्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया कि फाइनल गुड्स क्या है। तो हमने उसकी डेफिनेशन देख लिया। डेफिनेशन क्या है, उसके करैक्टरिस्टिक्स याद रखो, क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। फाइनल यूजर्स दो होते हैं, एक कंज्यूमर, कंज्यूमर के द्वारा जो चीज़ें खरीदी जाती हैं उसे फाइनल कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं, उस पर जो खर्चा किया था उसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इसी तरीके से प्रोड्यूसर के द्वारा जो खरीदा जाता है वो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स होता है, और उस पर खर्चा किया जाता है उसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोला जाता है। बात समझ में आ गया यहाँ तक। अब जो मैंने अभी आपको समझाया वो मैंने यहाँ भी लिख दिया। देखो यहाँ पर, देखो क्या लिख रहा है, टाइप्स ऑफ फाइनल गुड्स। तो टाइप्स ऑफ फाइनल गुड्स में अगर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा, फाइनल कंज्यूमर गुड्स क्या लिख रहा है, दीज आर गुड्स विच आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स एंड कंज्यूमर आर देयर फाइनल यूजर्स। ठीक है, एग्जाम्पल में ब्रेड एंड बटर एज यूज्ड बाय द कंज्यूमर्स, अभी समझाया था वही मैंने यहाँ भी लिख दिया। नेक्स्ट वन लिखा फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। तो भाई फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स के बारे में भी लिखा कि दीज आर द गुड्स विच आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स एंड प्रोड्यूसर्स आर देयर फाइनल यूजर्स। एग्जाम्पल में ट्रैक्टर एंड हार्वेस्टर एज यूज्ड बाय द फार्मर्स। ठीक है, फाइनल गुड्स पर जो भी एक्सपेंडिचर किया था वो क्या होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, जब इन दोनों को ऐड कर लिया जाता है तो निकल के आता है एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वन, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं भाई। तो इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में मैंने अभी बताया था कि जिन्होंने बाउंड्री लाइन को, प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया, मतलब सिंपल में अगर समझे तो मतलब उनमें अभी मॉडिफिकेशन करना बाकी है, उनमें अभी चेंजेस किया जा सकता है। तो यहाँ पे लिख रहा है नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड, मतलब उसमें वैल्यू अभी भी ऐड की जा सकती है। नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। ठीक है, इट इंक्लूड्स, अब इसमें क्या क्या इंक्लूड्स किया था, फर्स्ट रॉ मटेरियल अभी मैंने बताया, और दूसरा गुड्स फॉर रीसेल। हमेशा याद रखो जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो इंटरमीडिएट गुड्स सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं होते, ऐसे भी गुड्स होते हैं जिनको रीसेल करने के लिए आप यूज़ करते हो। जैसे मैं एक बहुत अच्छा एक एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैंने यहाँ के बिजनेसमैन लोगों को देखा हुआ है कि वो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए सदर बाज़ार है तो सदर बाज़ार से सामान उठाएंगे, सस्ते में सामान उठाते हैं, और दिल्ली में कहीं जो लोकल मार्केट होती है अपने अपने एरिए की,
वहाँ जाकर सामान को बेच देते हैं, महंगे दामों पर बेच देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, मान लीजिए कोई शर्ट्स थी जो 100 रुपये में उठाई और अपने लोकल एरिया में आके उसको 200 रुपये में बेच दी। ठीक है, तो इसमें क्या किया, उसने वैल्यू को ऐड किया। कितनी वैल्यू ऐड की उसने, 100 रुपये वैल्यू और ऐड कर दी। तो इसका मतलब ये जो गुड्स था इसको हमने रीसेल किया, इसलिए ये गुड्स भी हमारे लिए क्या कहला गया, इंटरमीडिएट गुड्स कहला गया। बात समझ में आ गया। इसमें लिख रहा है एग्जाम्पल में वुड शर्ट परचेज्ड फॉर रीसेल। राइट सर, समझ में आ गया। तो फाइनल गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, ये बात यहाँ तक समझ में आ गई। ओके, अब चलते हैं आगे। अब देखो यहाँ लिख भी रहा है एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलते हैं या इंटरमीडिएट कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक बात समझाने वाला हूँ कि याद रखो जो फाइनल गुड्स होता है ना, इसी की वैल्यू लेते हैं। कहाँ पर लेते हैं, जब हम नेशनल इनकम को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू कभी नहीं ली जाती। अब आप कहोगे सर क्यों नहीं ली जाती, मैं वही पुराने एग्जाम्पल पर आता हूँ। अभी मैंने कहा मैंने 200 रुपये का इस पर क्या लिया था, एक कोई क्लॉथ ख़रीदा और उसमें 200 रुपये उसके बनाने में लगा दिए, टेलर को दिए, भाई बना दो इस मेरी शर्ट को, और उसने 400 रुपये में मेरी शर्ट बनाकर तैयार कर दी। ठीक है, तो अब जो 400 रुपये में मेरी शर्ट बनकर तैयार हुई, क्या इस शर्ट में ये वाले 200 रुपये ऐड हैं? यस सर हैं। क्या ये वाले 200 रुपये ऐड हैं? यस सर हैं। इसीलिए हम ये जो 400 रुपये हैं इनको तो क्या करेंगे, नेशनल इनकम को जब कैलकुलेट करेंगे तब तो लेंगे, लेकिन इन ये वाले 200 रुपये और ये वाले 200 रुपये को अलग अलग सेपरेटली हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों की जो वैल्यू है वो इसमें क्या है, शामिल हो चुकी है। अगर हमने ऐसा किया कि ये भी 200 रुपये कैलकुलेट कर लिए नेशनल इनकम में, ये भी 200 रुपये कैलकुलेट कर लिया और साथ ही साथ में 400 भी कैलकुलेट कर लिए, तो इसका मतलब ये एक प्रॉब्लम होती है जिसे बोलते हैं डबल काउंटिंग। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। जब मैं नेशनल इनकम पढ़ाऊँगा वहाँ समझाऊँगा। तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग जब ये हो जाएगी तो इससे आपकी जो नेशनल इनकम है वो उसकी वैल्यू जो होगी वो एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट, आउटपुट का मतलब क्या हुआ, फाइनल गुड्स जो बनकर तैयार हुआ, उसमें से अगर मैं लेस करता हूँ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को अगर लेस करता हूँ तो निकल कर आता है ग्रॉस वैल्यू एडिशन या ग्रॉस वैल्यू एडिड। ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं GVA। ये मैंने आपको ब्रैकेट में क्यों दिया, क्योंकि इस बात को बस याद रखना, जब मैं नेशनल इनकम पढ़ाऊँगा तो मैं वहाँ जाकर आपको अच्छे से इस चीज़ को समझाऊँगा। नेक्स्ट वन है द सेम गुड्स मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट। सेम गुड्स जो हो सकता है वो फाइनल भी हो सकता है और इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, तो एग्जाम्पल में मैंने लिया द डिस्टिंक्शन डिपेंड ऑन द एंड यूज़ ऑफ द गुड्स। ये उसके एंड यूज़ पर डिपेंड करता है कि कोई भी गुड्स फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे शुगर का एग्जाम्पल लिया। अगर मान लीजिए एज अ रॉ मटेरियल मैंने यूज़ किया, मान लीजिए कोई हलवाई वाला उसने मिठाई बनाने के लिए चीनी खरीदी और उस चीनी को खरीदने के बाद क्या किया, उससे मिठाई बनाई, तो वो उसके लिए क्या कहलाया, रॉ मटेरियल कहलाया। और अगर वो रॉ मटेरियल कहलाया तो इसका मतलब वो हो क्या गया, एक इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। तो ये किस पर डिपेंड किया, उसके एंड यूज़ पर, कि फाइनली वो किस तरीके से यूज़ की जा रही है। ठीक है, दूसरा है यूज्ड बाय हाउस होल्ड। आप अपने घर में चीनी खरीद कर लेकर आते हो चाय बनाने में, दूध में डालने के लिए या किसी भी चीज़ में डालने के लिए। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या हुआ, फाइनल गुड्स। क्यों? क्योंकि आप इससे कोई दूसरा अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसे बेच नहीं रहे, सिर्फ अपने खाने के लिए बना रहे हो। घर में खीर बनाया, उसमें डाल के आपने खा लिया। ठीक है, कोई स्वीट्स बनाई, वो भी आपने डाली और उसमें खा गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप शुगर का यूज़ कर रहे हो लेकिन अपने कंजम्पशन के लिए, ना कि कोई दूसरा उसे बेचने के लिए, किसी दूसरे व्यक्ति को बेचने के लिए यूज़ नहीं कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स।
तो इसका मतलब यहाँ पर लिख रहा है इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। अब मैंने जो भी बात पढ़ी है ना वही सब यहाँ पर लिखी हुई हैं। देखो मैं नोट्स में ये सब चीज़ें क्यों लिख देता हूँ, नोट्स में इसलिए लिख देता हूँ एक एक बात कि तब आप जब भी आप मेरा नोट्स पढ़ो तो आप पढ़कर सिर्फ उसे डायरेक्टली याद कर लो। चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ, हाथ किया समझो और उसे याद करो। आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टाइम कम है, सारी चीज़ें लिख दे रहा हूँ, बस आपको याद कर लेनी है। ठीक है, चलो देख लेते हैं एक बार। तो भाई देखो इंटरमीडिएट गुड्स और यहाँ फाइनल गुड्स, तो क्या क्या लिखा है, दीज गुड्स रिमेन विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। अभी हमने ये बात पढ़ी थी। ठीक है, दीज गुड्स आर आउटसाइड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। ये भी बात हमने अभी पढ़ ली। ठीक है, नेक्स्ट वन देखो, नेक्स्ट वन क्या लिख रहा है कि दीज गुड्स मे बी यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, एज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। ठीक है सर, और दीज गुड्स आर नॉट यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। सिंपल है, ये रॉ मटेरियल की तरीके से यूज़ किया जाता है ताकि किसी अन्य वस्तु का प्रोडक्शन किया जा सके, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट वन, दीज गुड्स मे बी रीसोल्ड बाय द फर्म्स फॉर प्रॉफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। ये बात अभी मैंने आपको बताई थी। सदर बाजार से 100 रुपये की शर्ट ली, लोकल मार्केट में आके 200 की बेच दी, आपको इसमें 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, यहाँ पर है दीज गुड्स आर नॉट रीसोल्ड बाय द फर्म फॉर प्रॉफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। सिंपल सी बात है, हम सिर्फ रीसोल्ड करने के लिए नहीं खरीदते फाइनल को, या तो कंज्यूमर क्या करेगा, उसको डायरेक्टली कंज्यूम करने के लिए खरीदता है। नेक्स्ट वन, वैल्यू इज येट टू बी एडेड टू दीज गुड्स। वैल्यू अभी इसमें ऐड करना बाकी है। वैल्यू इज नॉट टू बी एडेड टू दीज गुड्स, इसमें वैल्यू ऐड करना बाकी नहीं है। एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट कॉस्ट। अभी बता के चुका, एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स इज कॉल्ड फाइनल एक्सपेंडिचर। These goods are not included in the estimation of national product या national income। इसको नेशनल प्रोडक्ट बोलो या नेशनल इनकम बोलो, बात इक्वल है। आगे बताऊंगा कि क्यों बात इक्वल है, लेकिन अभी मान के चलिए कि नेशनल इनकम जो है उसमें इंक्लूड इसको नहीं किया जा सकता, अभी समझा चुका हूँ। और दीज गुड्स आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम। ठीक है, तो इनको शामिल कर लिया जाता है, इनको शामिल नहीं किया जाता है। बात समझ में आ गया। देखो हम लोगों ने क्या किया, अपना जो टॉपिक था, देखो इस टॉपिक को देखो हमने, क्योंकि अपना ये टॉपिक लिख लिए थे कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो देखो हमने ये कंप्लीट कर लिया पहला वाला टॉपिक, टू वे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, जिसमें हमने कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स के बारे में पढ़ लिया है, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में पढ़ लिया है। अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ चलेंगे और दूसरा टॉपिक है यहाँ पर कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो अब देखो कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर याद करो। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पार्ट 1 में भी पढ़ा था। ठीक है, और आज की वीडियो में भी हम लोग यही पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं कि जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होते हैं वो क्या होते हैं, कि जो कंज्यूमर के द्वारा जो खर्चा किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, एनजीओ बोलते हैं, ऑन द परचेज ऑफ फाइनल कंज्यूमर गुड्स इज ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या मतलब हुआ, मतलब यही हुआ था कि जो भी आप खर्चा कर रहे हो, किस पर कर रहे हो, कोई भी फाइनल कंज्यूमर गुड्स खरीद रहे हो। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही वीडियो में बताया है कि जब भी आप कंज्यूमर गुड्स खरीदते हो उसके ऊपर जो खर्चा करते हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, तो यही है कि फाइनल गुड्स पर जो भी आपने खर्चा किया उसको क्या बोलते हैं, एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट का मतलब याद करो, पार्ट 1 में भी बताया था, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। ठीक है, तो अब ये बात है कि ये जो कंज्यूमर के द्वारा जो खर्चा किया गया उसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोला, ये समझ में आ गया। लेकिन अगर मैं कहूँ ये कंज्यूमर कौन कौन से होते हैं, तो हमें पता है ये कंज्यूमर कौन कौन से होते हैं। पहला
हाउस होल्ड। ये जो हाउस होल्ड होते हैं ये भी हमारे लिए क्या होते हैं, कंज्यूमर होते हैं। दूसरा गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी हमारे लिए क्या होती है, कंज्यूमर होती है। और तीसरा नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, यानी कि ये जो एनजीओज वगैरह जो लोग होते हैं ये भी हमारे लिए क्या होते हैं, कंज्यूमर्स। हाउस होल्ड आपको पता है, घर में हम लोग जो रहते, हम जो लोग रहते हैं अपने घर में सामान लेकर आते हैं वो सब हाउस होल्ड में आ गए, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, अब आपको पता है गवर्नमेंट के द्वारा जितना भी वेलफेयर का काम किया जाता है, ठीक है, उसके लिए सामान को खरीदा जाता है। तो गवर्नमेंट भी एक तरीके से कंज्यूमर का ही क्या करती है, रोल प्ले करती है। अब आपको मालूम है जैसे मनरेगा है, तो मनरेगा में के अकॉर्डिंग आपको क्या होता है कि मनरेगा के अकॉर्डिंग पैसे दिए जाते हैं, मेनली पैसे दिए जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है अनाज वगैरह भी दे दिए जाते हैं। और एक अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं, राशन की दुकान है। राशन की दुकान देखिए, वहाँ पर क्या होता है कि सरकार क्या करती है, सब्सिडी के रेट पर आपको खाने पीने का सामान देती है। तो भाई आपको सामान देती है तो किसी से तो परचेज़ करती होगी ना, तो वो किससे परचेज़ करती है, किसानों से परचेज़ करती है कि आप हमें सामान दीजिए ताकि हम गरीब लोगों में सामान ये बांटेंगे। तो सरकार ने जो किसानों से लिया तो वहाँ पर सरकार क्या हो गई, एज अ कंज्यूमर, और एज ए कंज्यूमर वो क्या करने लगी, अपना एक रोल प्ले करने लगी। नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, ये वेलफेयर के लिए काम करते हैं। लाइक जैसे मान लीजिए, बहुत अच्छा एक एग्जांपल देता हूँ एनजीओज वगैरह का, जैसे वो होते हैं हेल्प करते हैं, जैसे लाइक गुरुद्वारा। अब गुरुद्वारे को ले लो, तो गुरुद्वारा जो है वो भी एक तरीके से एनजीओ के रूप में ही तो काम कर रहा है, लोगों की क्या कर रहा है, वहाँ पे लोग जाते हैं तो लोगों को क्या वहाँ पर खाना वाना खिलाया जाता है, जो भूखे लोग होते हैं, ठीक है। तो वो खाना कहाँ से है, सामान तो बाहर से ही परचेज़ करते हैं ना, तो वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी एज अ कंज्यूमर रोल प्ले कर रहे हैं। तो एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अगर बात होगी तो इसमें कौन कौन से आएंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड प्लस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, और साथ में एक लिखना और भूल गया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। इन तीनों के द्वारा जो भी खर्चा किया जाता है उसका टोटल जो होता है उसी को हम लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। कंपोनेंट्स अभी बता चुका हूँ, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, ये सभी जो होते हैं यही सभी क्या होते हैं, ये सभी जो होते हैं इसके कंपोनेंट्स होते हैं। ओके।